हेलो स्टूडेंट, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरु एंड मेरे कोचिंग टेक्निकल पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं। मैं आप लोग के खातिर ही आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ। यदि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर का नया नया वीडियो देखना चाहते हैं, आपको फुल्ली सिलेबस के अकॉर्डिंग में पढ़ाऊँगा, ठीक है। और यदि आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरु। कल आप लोग ग्रुप में बहुत सारा डाउट के बारे में डिस्कशन कर रहे थे मुझसे। मैं आज सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के वो सारी डाउट भी क्लियर कर दूं और थोड़ा इसी बहाने कुछ पढ़ा भी दूं क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में देखिए पॉलिटेक्निक में क्या होता है, प्रत्येक 4 साल पे सिलेबस चेंज होता है, ठीक है। जैसे अभी से पहले 2016 में सिलेबस चेंज हुआ था, जिस वक्त हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में था मैं। अब 2016 के बाद 2020 में, यानी जो आप लोग का सेशन है 20 से 23, भले ही आप लोग का एडमिशन भाई 21 में हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग कोरोना के कारण से लेट हो, ठीक है। नहीं तो आप लोग का जो सेशन है वो 20-23 ही चलेगा, चाहे 21 में एडमिशन क्यों ना लियो। यानी आप लोग के प्रत्येक सेमेस्टर में 1 महीना का कटौती किया जाएगा, यानी 6 महीना नहीं दे करके 5 महीना दिया जाएगा, और ताकि आपका सेशन जो है वो 3 साल यानी 23 में क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। कोई ज्यादा डाउट नहीं है इस बात में। देखिए आप लोग कल बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर सेपरेट ग्रुप बनाइए सिविल का, इलेक्ट्रिकल का। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सबसे पहले ये बात ध्यान दें, आपका 5 ब्रांच है, जो खास करके जो जीपी दरभंगा के स्टूडेंट है, 5 ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सीएस, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर 2 सेमेस्टर में ऑल ब्रांच कॉमन होता है, चाहे वो फर्स्ट सिविल हो, मैकेनिकल हो, सबको सेम पेपर ही पढ़ना होगा, ठीक है, 5 पेपर। तो इसलिए आप 2 सेमेस्टर कोई ग्रुप का, कोई अलग टीचर का डिमांड आज के बाद प्लीज नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता क्लियर कर दिया हूं, प्रत्येक ब्रांच, ठीक है, सेम पेपर 2 सेमेस्टर तक पढ़ेगा। थर्ड सेमेस्टर से उनका सेपरेट ब्रांच पेपर हो जाएगा। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कौन कौन सा पेपर पढ़ना होगा और कितना कितना मार्क्स का होगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपको टोटल 5 पेपर पढ़ना है, जिसमें आपका एक मैथ हो जाएगा, एक फिजिक्स हो जाएगा, एक आपका केमिस्ट्री हो जाएगा, एक कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगा, यानी कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, एक आपका ग्राफिक्स हो जाएगा, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। यानी 5 पेपर है आपका, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, ठीक है। देखिए जब जब भी सिलेबस चेंज होता है ना, सबसे बड़ा जो स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम है वो होता है बुक का। जैसे 16 में सिलेबस चेंज हुआ तो हम लोग ने एडमिशन ले लिया, उसके लगभग 2-2.5 माह के बाद बुक छप के आया, फाउंडेशन का, ऋतु का या झुंझुन वाला, किसी का भी 2-3 महीना लग जाता है। तो जैसे अभी आप लोग एडमिशन लिए हैं तो आप लोग का जो बुक है वो लगभग मार्च लास्ट में आएगा। तो इसलिए मैं उन चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या काम किया, इस सेमेस्टर में आप लोग के खातिर मैं खुद बार मैं बोल रहा हूँ, मैंने खुद एक बुक लिखा, यानी 5 पेपर का सेपरेट बुक मैंने लिखा है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। आप अपने किसी भी नजदीकी टेक्निकल बुक स्टोर जो भी होगा, जो पॉलिटेक्निक का बुक बेचता होगा, वहां से आप जाके मेरा बुक खरीद कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। बिहार के लगभग मैक्सिमम दुकान में जो भी पॉलिटेक्निक का बुक बेचता है, सब जगह मेरा बुक अब पहुंच जाएगा 2 से 4 दिन में। वैसे मुजफ्फरपुर, दरभंगा में मेरा बुक अवेलेबल है और समस्तीपुर में, ठीक है। तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट वाला बच्चा आराम से खरीद सकते हैं। जो बच्चा दरभंगा में है या दरभंगा पॉलिटेक्निक के है, उन बच्चा को लिए मैं खास कर बताना चाहता हूँ, यदि आप देखिए, यदि दुकान में, जैसे मान लीजिए मैंने प्रत्येक बुक, जैसे मैथ को मैंने दुकानदार को मैंने दिया 200, ठीक है, 270 में, अब दुकानदार इसको बेचेगा 350 में, यानी आपसे 80 रुपया एक्स्ट्रा लेगा, ठीक है। प्रत्येक बुक पे लगभग 70 से 80 रुपया आपको एक्स्ट्रा चार्ज करेगा दुकानदार।
तो जो बच्चे दरभंगा पॉलिटेक्निक के हैं वो आराम से मेरे कोचिंग टेक्निकल पॉइंट, मेरा कोचिंग चलता है, आप मेरे टेक्निकल पॉइंट कोचिंग पे जो कर्पूरी द्वार हैदराबाद में कर्पूरी द्वार गेट है नहीं, वहाँ पे मेरा कोचिंग है, ठीक है। आप वहाँ पे आकर के मेरे कोचिंग पर से यदि बुक खरीदते हैं, ले लेते हैं यहीं से, तो आपको प्रत्येक बुक पे 70 से 80 रुपया का सेविंग होगा। लगभग 5 बुक आप खरीदते हैं तो 350 से 400 रुपया का आपका बचत होने वाला है। 350 से 400 रुपया का। यदि आप लोग अभी घर बैठे ऑनलाइन बुक लेना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी 1 वीक के अंदर आपको मेरा बुक फ्लिपकार्ट के ऊपर आपको अवेलेबल मिलेगा, या हो सकता है तो अमेजन पे भी अवेलेबल मिल जाएगा, लेकिन फ्लिपकार्ट पे इंश्योर रहिए 1 वीक में अवेलेबल होगा। या जो बच्चे डाक के द्वारा लेना चाहते हैं वो मुझे पेमेंट कर देंगे और मैं उन्हें बुक भेजवा दूंगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर या पेमेंट नंबर जो है 8873382274। आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप बुक परचेज कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा, लिखा होगा बाय EER जितेंद्र कुमार, ठीक है। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है और मैं इलेक्ट्रिकल ब्रांच से मैंने पॉलिटेक्निक किया था, ठीक है। तो मैं स्पेशली क्लास जो लेता हूँ 1 to 6 सेमेस्टर तक का वो इलेक्ट्रिकल का लेता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक का, बाकी बात टीचर लेते हैं, ठीक है। याद अब मेनली हम लोग चलेंगे, ये हो गया 5 पेपर आपको पढ़ना है, बता दिया। अब देखिए कितना कितना मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। 5 पेपर है, इसका मतलब 500 नंबर तो ये हो गया भाई। तो टोटल एग्जाम कितने के होय छै? तो बउआ टोटल एग्जाम जे अहाँ के हो तो 750 नंबर के होय। 750 में 500 नंबर आपका थ्योरेटिकल हो गया और 250 नंबर जो है वो आपका प्रैक्टिकल और टर्म वर्क में आ जाएगा। 250 में आपका प्रैक्टिकल और टर्म वर्क शामिल है। तो इनका मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है जिसमें क्या क्या है, तो इधर का मैं नहीं बताऊंगा, बट इधर थोड़ा मैं बता दूं। प्रत्येक पेपर जो है वो 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 मार्क्स में भी देखिए 3 भाग में बंटता है, 4 भाग में, 50 + 20 + 20 + 10। मतलब क्या, 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव होगा, 20 नंबर आपका MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, और ये 20 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा जो आपके कॉलेज में लिया जाएगा, और ये 10 नंबर जो होगा वो टीचर असाइनमेंट होगा, यानी टीचर आपके बिहेवियर के ऊपर, आपके क्लास प्रेजेंटेशन के ऊपर मार्क्स देगा, ठीक है। तो इस तरह से ये 100 खुलता है, 5 मिला के 500 खुलता है। मैं आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट कर दूं, बता दूं मैं आप लोग को, जितना बार मैंने अभी तक देखा है पॉलिटेक्निक में, जबकि दरभंगा पॉलिटेक्निक टॉप 3 में आता है, जब यहाँ के स्टूडेंट को फर्स्ट सेमेस्टर में लगभग प्रत्येक साल में देखता हूँ 50% स्टूडेंट को, 50% स्टूडेंट को कैरी लग जाता है। तो इसलिए मैं आपसे खास रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज जल्दी से जल्दी आप लोग क्लास ज्वाइन कर ले। मैं फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास 20 फरवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, 20 फरवरी से, याद रखिए 20 फरवरी से मेरे यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। आप अच्छा लगे, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर मेरे यहाँ क्लास करने आइएगा एक भी दिन, आपको पता चल जाएगा कैसा पढ़ाते हैं सर। ऐसे तो आपको यूट्यूब पर ही पता चल जाएगा हम कैसे पढ़ाए, ठीक है। अब सर मेरा फीस कितना है आप पूछिएगा। देखिए प्रत्येक पेपर का मैं 1000 रुपया लेता हूँ, ठीक है, यानी 5 पेपर है तो 5000 रुपया एक सेमेस्टर का चार्ज करता हूँ। बट मेरे यहाँ मैं एक बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिया हूँ, जो खास करके जो पुअर स्टूडेंट है, पुअर स्टूडेंट और जो गर्ल्स हैं, ठीक है, इनके लिए मेरे यहाँ डिस्काउंट है, ठीक है। जहां तक वो आपके डिपेंड करेगा आपके पुअरनेस पे, ठीक है। जो बच्चा जितना ज्यादा पुअर होगा मैं उतना ज्यादा उन्हें छूट दे दूंगा, और जो बच्चा यदि बहुत गरीब है, जो पढ़ने के पैसा नहीं है उनके पास, तो मैं उन्हें फ्री में भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। जो बहुत गरीब है मैं बार बार बोल दूं, मैं उन्हें फ्री में पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो बच्चे यदि गरीब है पर थोड़ा दे सकते हैं, तो जिनको मैं सीधा को ये 5000 फीस ना, मैं चलिए मैं इसको खत्म कर देता हूँ। मैं आज आप लोग के बीच ऐलान करता हूँ, आप लोग से मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा, बल्कि आपको जो इच्छा होगा, जो आपको लगे वाजिब बनता है, तो सर को इतना दे देना चाहिए, आप लोग अपनी इच्छा से वो रुपीज मेरे यहाँ पेड करके पढ़ सकते हैं। अदर टीचर से मुझे कोई कंपेरिजन नहीं करना है, कोई 5000 लेते हैं, कोई
1500 पर पेपर लेते, कोई 1200, कोई 4000, मुझसे उससे मतलब नहीं। मैं डायरेक्ट आपको ओपनली बोलता हूँ, जिन बच्चे को जितना रुपया पेड करना है उतना रुपया पेड करके मेरे यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है, बट जरूर पढ़िए, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कोई बच्चे पुअर के गरीबी के कारण नहीं पढ़ सके, क्योंकि मैंने भी वो दिन देखा था, ठीक है। आज भी मैं बहुत से बच्चे हैं जो आपके सीनियर और सुपर सीनियर सेशन होंगे, उन्हें मैं आज भी मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को भी मैं जो बहुत गरीब हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं सभी बच्चे को फ्री में पढ़ाऊंगा या सभी बच्चे को चार्ज छोड़ दूंगा, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। जो पुअर बच्चे हैं और गर्ल्स, उनके लिए मैं ये फैसिलिटी दे रहा हूँ, ठीक है। और मेरे पास प्रैक्टिकल का हर एक सुविधा है, क्योंकि मेरा खुद का एक ब्रांड है उजाला लाइटिंग इंडस्ट्रीज, मेरा एलईडी बल्ब का फैक्ट्री है उजाला लाइटिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। वहाँ मैं आपको सारा प्रैक्टिकल भी वहाँ मैं करवा देता हूँ, ठीक है। ये मेरे यहाँ सबसे बड़ा फैसिलिटी है, यानी थ्योरी विथ प्रैक्टिकल, बाहुबली ऑफ इलेक्ट्रिकल, याद रखिए। तो चलिए, ये बकवास तो हो गया, अब हम आते हैं आपके आज फिजिक्स को थोड़ा मैं स्टार्ट करता हूँ। डेली मैं 2-3 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा यूट्यूब पे, इसलिए प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरु को सब्सक्राइब कर दे। देखिए सर, सबसे पहला है, आखिर हम फिजिक्स पढ़ेंगे, थोड़ा फिजिक्स पे ही स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फिजिक्स क्या होता है भाई? सबसे बड़ी बात तो ये है, ये फिजिक्स होता क्या है? यदि मैं फिजिक्स को पढ़ रहा हूँ तो भाई फिजिक्स क्या होता है? अब मान ले जिससे हमें मिलने गए, हमको पते नहीं है उनके है, तो हम कथी मिलेंगे, आए बताओ। मतलब सीधा है भाई, फिजिक्स को जानना जरूरी है। तो सर फिजिक्स क्या है? एक प्रकार का साइंटिफिक स्टडी है। फिजिक्स क्या है? साइंटिफिक स्टडी। साइंटिफिक मतलब समझे छिए, वैज्ञानिक तरीका से। स्टडी मतलब अध्ययन, ओकरा बारे में हम जानबे। अब केकरा बारे में जानबे? तो उसके अंदर जो भी आपका नेचुरल फोर्स है, नेचुरल फोर्स मतलब प्राकृतिक बल है सर, जो भी एक तरह से नेचुरल आपका सोर्स कह सकते हैं या नेचुरल फोर्स कहिए। अब इसके अंतर्गत क्या है? नेचुरल फोर्स जैसे आपका हो गया लाइट, हो गया साउंड, हो गया हीट, हो गया इलेक्ट्रिसिटी, हो गया प्रेशर, हो गया इटीसी, ठीक है। तो जैसे लाइट मतलब आप हिंदी तो बोला नहीं चाहूंगा पर बोल देता हूँ, लाइट मतलब प्रकाश होता है, साउंड मतलब ध्वनि, हीट मतलब ताप, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, प्रेशर मतलब दाब, ठीक है। तो इन सब चीजों का अध्ययन हम करेंगे, यानी हम क्या बोले, फिजिक्स क्या होता है? ध्यान से समझिएगा सर, डाउट सारा मैं क्लियर कर दूंगा आज। फिजिक्स जो है एक प्रकार का साइंटिफिक स्टडी है, मतलब वैज्ञानिक तरीका से अध्ययन है। किसका अध्ययन है? तो नेचुरल फोर्स का। नेचुरल फोर्स में क्या आ जाएगा सर? किसको हम बोलेंगे नेचुरल फोर्सेज? तो उसके अंतर्गत आपका आ जाएगा लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर, ठीक है, हीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। इन सब चीजों का जो साइंटिफिक स्टडी होगा भाई, लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी का जो साइंटिफिक स्टडी होगा ना, ओकरे हम फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बनता है आपका यहाँ से, फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान से सुनिएगा सर, ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? देखिए फिजिक्स, जो भी फिजिक्स में जो भी क्वांटिटी है, जो भी टर्म है या जो भी फिजिकल टर्म है, जिसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। जिसे भी मैं, जिस क्वांटिटी को मैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, उसको मैं क्या कहूँगा? फिजिकल क्वांटिटी कहूँगा, ठीक है। द क्वांटिटी व्हिच कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब समझ गए ना, फिजिक्स के कोई किसी भी क्वांटिटी को जिसको आप क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं सर, वो क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी होगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे टर्म बनता है सर, यूनिट। देखिए आप जैसे पढ़ते हैं ना सर, मास का यूनिट क्या होता है? केजी। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। इस तरह से आप यूनिट पढ़ते हैं। तो यूनिट क्या होता है भाई? देख भाई, यूनिट कोई भारी बात नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी को फिजिक्स के जिस टर्म में रिप्रेजेंट यानी व्यक्त करते हैं, अपना जो फिजिकल क्वांटिटी है ना, अगर आप फिजिक्स के जे पद में, जे टर्म में हम ओकरा व्यक्त करबे, रिप्रेजेंट करबे ना, वही अपन कथी कहलाता है? यूनिट कहलाता है। तो फिजिकल क्वांटिटी की रहे, जकरा हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर के लिए वो फिजिकल क्वांटिटी, आ फिजिकल क्वांटिटी के जे टर्म में हम रिप्रेजेंट करबे, ओकरा हम कथी कहबै? यूनिट कहबै। अब थोड़ा हम आते हैं
देखिए फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर, वन टाइप। अब देखिए स्केलर क्या होता है भाई, स्केलर देखिए साफ आसान है, जेकर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा ओकरा वेक्टर कहेंगे। याद रखिए, जिस फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर कहेंगे। और जिस फिजिकल क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन नहीं होगा उसको क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे। सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करूं, ठीक है। जैसे ये आप वेक्टर लिख रहे हैं, किसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें इसको जो बोलते हैं हेड बोलते हैं, इसको हम लोग टेल बोलते हैं, और ये जो लाइन है इसी लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और ये एरो जिधर है वो आपका डायरेक्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में, मतलब जेकरा में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा ना वो वेक्टर बा, और जेकरा में ओनली मैग्नीट्यूड होइए वो कथी कहलाइए, वो स्केलर कहलाइए। जैसे स्केलर में आ गया डिस्टेंस, उसमें क्या डायरेक्शन होता है, नहीं ना। लेकिन देखिए डिस्प्लेसमेंट उसमें डायरेक्शन होता है। फोर्स हम किधरो एक खास डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन है ना सर, मैग्नीट्यूड है साथ में डायरेक्शन भी है। लेकिन टाइम में कोई डायरेक्शन है नहीं है ना सर, तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्केलर कहेगा। मतलब सीधा देखिए जे में किधरो डायरेक्शन होगा वो आपका वेक्टरवा, और जेकरा में डायरेक्शन नहीं होगा वो आपका स्केलर, ठीक है। आप इसको फुल्ली डिटेल में देखना चाह रहे हैं तो आप मेरे द्वारा लिखा गया बुक जरूर परचेज कीजिए, उसमें बहुत डिटेल में मैंने लिखा है। फिर ये जैसे आप ऑफलाइन क्लास 20 फरवरी से जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं फुल्ली डिटेल से आपको लिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी और पढ़ाऊंगा भी। यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट वे में चलूंगा, ठीक है। तो ये स्केलर भी हो गया, ये आपका वेक्टर भी हो गया। देखिए यहाँ से जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है उसको दो टर्म में व्यक्त किया और अकॉर्डिंग, ठीक है। उसमें एक आता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी। तो सर हम ये देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। तो देखिए सर जिस क्वांटिटी को, ठीक है, जो क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। सीधा याद रखिए भाई, जो क्वांटिटी किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है उसको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, और जो क्वांटिटी फंडामेंटल के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम लोग डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। मतलब फंडामेंटल क्या हुआ, जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे देखिए आपका लेंथ डायरेक्टली किसी पे डिपेंड करता है नहीं ना, मास हो गया, टाइम हो गया। फंडामेंटल क्वांटिटी की संख्या 7 है, टोटल 7 है। लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, लुमिनियस इंटेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। 7 गो हुआ ना, टोटल 7 गो जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। यदि आपको इसका नोट चाहिए तो प्लीज कमेंट करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, या मुझे डायरेक्टली मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो है, ठीक है, 8873382274 पे आप मैसेज छोड़ दें, मैं आपको इसका नोट प्रोवाइड कर दूंगा। बट आप लोग बेटर रहेगा ऑफलाइन क्लास जल्द से जल्द 20 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 20 फरवरी से आप ज्वाइन कर लें। ये तो डेमो है बस। तो फंडामेंटल मैंने बताया जो किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है उसको फंडामेंटल, अजय फंडामेंटल पर डिपेंड किया ओकरा डिराइव्ड कहेंगे, ठीक है। डिराइव मतलब क्या है, केकरो से जब निकालते हैं तो डिराइव, तो फंडामेंटल पे जो डिपेंड किया वो डिराइव हुआ, जो केकरो पर नहीं डिपेंड करेगा वो फंडामेंटल। तो मैंने बताया फंडामेंटल 7 गो होता है, एकरा अलावा सब जो है डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे देखिए सर आप लिखते हैं स्पीड, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड दो बात पे डिपेंड किया ना, डिस्टेंस और टाइम, दोनों अलग अलग दो क्वांटिटी। जब ये सर कोई डिपेंड करेगा ना केकरो पर तो वो सब हो जाएगा डिराइव, और जो डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, वो अकेले भाई काफी है, ओकरा 10 गो बाप की जरूरत नहीं, वो अकेले काफी है, तो वो हो गया आपका फंडामेंटल।
अजय भाई बाबू भैया झोटैया पे डिपेंड करेगा ना, वो सब हो गया आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। जनाब देखिए फोर्स एफ, एफ बराबर क्या लिखते हैं एम ए, तो एम हो गया मास, ए हो गया एक्सीलरेशन, तो मास और एक्सीलरेशन पे डिपेंड किया ना सर, तो वो हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। जो डिपेंड करेगा फंडामेंटल पे वो कहलाएगा डिराइव्ड, और जो केकरो पे डिपेंड नहीं करेगा वो कहलाएगा फंडामेंटल। देखिए मैंने कितने साफ शब्दों में मैं आपको बताया था फिजिक्स क्या था, तो फिजिक्स जो था एक साइंटिफिक स्टडी था किसका, तो नेचुरल फोर्स का। नेचुरल फोर्सेस के अंतर्गत क्या आते हैं, लाइट, साउंड, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, प्रेशर एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया फिजिकल क्वांटिटी, तो जिसको हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर करेंगे फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग जिस टर्म में जिस पद में व्यक्त करेंगे वो आपका यूनिट कहलाएगा। और फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में मैंने बांटा, स्केलर और वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा वो कहलाएगा वेक्टर, और जकरा में खाली मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्शन नहीं होगा वो कहलाएगा आपका स्केलर। और फंडामेंटल क्या होगा, तो जे केकरो पे डिपेंड नहीं करेगा, वो अपने बाबू भैया है तो वो हो जाएगा फंडामेंटल, और जो दूसरका पे डिपेंड करेगा ना भाई, ठीक है, बाबू भरोसे जो फौजदारी करेगा वो हो जाएगा आपका डिराइव्ड क्वांटिटी। उम्मीद करते हैं समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए अभी हम लोगों ने यूनिट पढ़ा, जो फिजिकल क्वांटिटी को जिस टर्म में व्यक्त करते हैं उसका यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट जो है वो डिफरेंट टाइप्स का आता है, ठीक है। चार, जैसे देखिए आपका जो यूनिट जो पढ़ने को आपको मिलेगा MKS, CGS, FPS और SI यूनिट, ठीक है। ये टोटल आपको 4 यूनिट है जो इम्पोर्टेंट है और जो पढ़ना है, ठीक है। और VBI क्वेश्चन भी है एग्जाम में आपको पूछ चुका है ये, ठीक है। तो MKS देखिए याद करना बहुत ही आसान है। देखिए 3 चीज होता है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से याद रखिए, 3 चीज ही आपको याद रखना है, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है। लेंथ, मास और टाइम, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। देखिए MKS पूरा फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड। देखिए जब लेंथ का यूनिट मीटर हो, मास का यूनिट किलोग्राम हो और टाइम का यूनिट सेकेंड हो तो उसको हम लोग MKS सिस्टम कहेंगे। यानी MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, लेंथ मास टाइम, लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम और टाइम का सेकेंड। दूसरा का है CGS यूनिट, CGS सिस्टम, लेंथ का आप देखिए सेंटीमीटर, C से सेंटीमीटर, अब मास का यदि ग्राम हो और टाइम का सेकेंड हो, लेंथ का सेंटीमीटर, मास का ग्राम और टाइम का सेकेंड, तो उसको हम लोग बोलते हैं CGS यूनिट। तीसरा का है FPS, लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में, उसको हम लोग बोलते हैं FPS यूनिट, FPS सिस्टम, फुट पाउंड सेकेंड, लेंथ का फुट, मास का पाउंड, टाइम का सेकेंड। देखिए कुछ इंपोर्टेंट टर्म है, 1 फुट, ठीक है, में 12 इंच होता है और 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है और 1 पाउंड में 456 ग्राम होता है, ठीक है, याद रखिए 1 पाउंड में 456 ग्राम, ठीक है, यानी हाफ केजी से थोड़ा कम ही होता है। और लास्ट है आपका SI यूनिट। देखिए अभी जो था अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट यूज कर रहा था, कोई MKS, कोई CGS, कोई FPS, तो भाई इसमें लोचा है ना। आप देखिए बिहार में है तो किधरो RR में क्या भोजपुरी बोलता है, आपको औरंगाबाद तरफ मगही बोलता है, कहीं पे ठेठी बोलता है, कहीं पे हिंदी बोलता है। आप अदर स्टेट में जाइए, कहीं पे कन्नड़, कहीं पे क्या मलयालम, कहीं पे तेलुगु, डिफरेंट भाषा है। तो यदि एक यूनिक भाषा नहीं हो, अदर देश में जाएंगे उसका अलग भाषा, तो यदि एक यूनिक भाषा नहीं हो
तो क्या एक दूसरे से बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो इसी तरह से प्रत्येक देश अलग अलग यूनिट का यूज कर रहा था, तो इससे हमको किसी चीज को कंपेयर करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो इसलिए क्या काम किया गया, फ्रांस का एक शहर है पेरिस, जो शायद उसका राजधानी भी है, कैपिटल भी है, वहां पे एक सम्मेलन बुलाया गया और उस सम्मेलन में दुनिया के सभी साइंटिस्ट और जो भी इंजीनियर्स थे वो लोग पहुंचे और उन लोगों ने क्या काम किया, एक इंटरनेशनल यूनिट डिसाइड किया। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक ऐसा यूनिट जो ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या हो, मान्य हो, ठीक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में कंसीडर किया जाता हो, उसको हम लोग बोलते हैं SI यूनिट, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, फुल फॉर्म होता है SI का। ठीक है, तो ये 4 यूनिट आपको पढ़ना था। मैं यहाँ से आपको कुछ इंपोर्टेंट टर्म आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, एक 3 टर्म बहुत इंपोर्टेंट है, मास, वेट और वॉल्यूम। देखिए सर, मैं इसको आप एग्जांपल से बता दूं। बहुत बच्चे फंस जाते हैं इसमें। देखिए मास क्या होता है, सबसे पहले मैं मास के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो मास का डिफिनीशन पहले मैं ये बता दूं। मास का डिफिनीशन होता है द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेंट बाय द बॉडी इज कॉल्ड मास। यानी कोई बॉडी जितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेंट करता है, शामिल करता है, वो उसका मास कहलाता है। मास जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा, मास जो होगा ना, वो देखिए जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स को बनाने में जो मटेरियल लगा है, ये जो मटेरियल, जितना मटेरियल ये शामिल किया है ये बॉक्स बनने में, ठीक है, ये बॉक्स जो बनाया गया है ना सर, तो इसमें जितना मटेरियल लगा है इसको बनाने में, वो इसका मास कहलाएगा। बराबर बच्चा को देखते हैं, सुनते हुए कहता है भाई चंद्रमा पे जाएगा तब मास घट जाता है। अरे बेहुदा, मास नहीं घटता है, मास आपका कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, आपका वेट वो घट जाता है, ठीक है, वो ग्रेविटी के कारण, मैं वो बताऊंगा डिस्कशन। तो मास आप समझ गए, अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, किसी भी, जैसे ये बॉक्स है, इसको बनाने में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो पदार्थ की मात्रा लगा होगा, जितना ये कूट लगा होगा ना, वो इसका मास कहलाएगा। ठीक है, और मास का यूनिट जो होता है वो केजी होता है। ठीक है, और इसको स्मॉल m से हम लोग डिनोट करते हैं। दूसरी का बात है वेट क्या है। देखिए वेट जो है ना, एक प्रकार का फोर्स है। कैसा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो किसी भी अर्थ पर जितना ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अर्थ के द्वारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है ना, वो वेट कहलाता है। ठीक है, तो वेट जो है हर एक ऑब्जेक्ट पे लगता है। अब देखिए ऐसा नहीं होता, तो हम लोग हवा में जंप मारते तो क्या होता, एकदम उड़ते हुए चले जाते ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अर्थ जो है हम लोग के ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई किया हुआ, मतलब हम लोग चाह के भी ऊपर नहीं, ऊपर तभी जा सकते जब इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को हमको पार करना पड़ेगा, जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग धरती पे अड़े हुए हैं, ठीक है, स्थित है। तो वेट कह सकते हैं अर्थ के द्वारा अप्लाई होने वाले, लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। तो इसलिए वेट का जो यूनिट होता है वो न्यूटन हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, चूंकि वेट क्या है, एक तरह से फोर्स है। ठीक है, तो देखिए ये वेट जो होता है W, ये डिपेंड कर जाता है। ठीक है, mg, W बराबर फॉर्मूला होता है mg, यानी मास और g, g मतलब ग्रेविटी। ठीक है, जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, इसका g का वैल्यू जो होता है नॉर्मली तो 9.8 होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग 10 मान के चल लेते हैं मोटा मोटी कभी कभी। ये समय डिटेल में जब आएंगे उस टाइम में आप बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा वॉल्यूम पे। वॉल्यूम क्या होता है? देखिए कि डिब्बा में जो खाली जगह है ना, एकरा में जितने सामान आप भर सकते हैं, ठीक है, वो इसका वॉल्यूम कहलाएगा। मतलब जो आपका वैकेंट स्पेस होगा, जो इसमें खाली जगह होगा, ठीक है, जो इसका स्टोरेज कैपेसिटी होगा ना, वो इसका वॉल्यूम कहलाता है। इसके अंतर्गत कितना स्पेस है जहां हम लोग सामान कुछ रख सकते हैं, वो भाई एकर वॉल्यूम कहलाएगा। तो मास समझे ना, एकरा बनाने में जितने सामान लगा तो एकर मास हो गया भाई।
एमे जे खाली जगह है ना वो वॉल्यूम हो गया, और अर्थ के द्वारा एकरा पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो एकर वेट हो गया। ठीक है, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, मैं अब आपको आगे बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है एरर। एरर क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। एरर देखिए, हम लोग क्या होता है जब भी किसी भी चीज को मेजर्ड करते हैं, किसी चीज को हम लोग मापते हैं, तो एक बात बताइए, कंपैरिजन करने की कब जरूरत होता है? जब वैल्यू एक्यूरेट नहीं होता है। कभी आप एक बात बताइए, आप कभी देखे हैं जकर बेटा डॉक्टर इंजीनियर होता है वो बगल वाला के बेटा से कंपेयर करता है? नहीं न करता है। जकर बेटा नालायक चोर होता है ना, वो अपन बेटा के बगल वाला से कंपेयर करेगा, देख चट्टा फलनामा के बेटा डॉक्टर छे बन गए, इंजीनियर बन गए, तू गोबर गणेश। तो मतलब समझ जाइए, कंपेयर तभी किया जाएगा जब आपका जो वैल्यू है ना वो एक्यूरेट नहीं होगा, तभी कंपेयर किया जाता है किसी से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपने क्या काम, जैसे मान लिए मैं कोई मोबाइल खरीद के लाया, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप अपन जो दोस्त है ना ओकर मोबाइल से कंपेयर करते हैं। ठीक है, क्या कंपेयर करते हैं, भाई ओकरा में कैमरा कितने छे, ओकर स्टोरेज कितने छे, रैम कितने छे, ये सब चीज को कंपेयर करते हैं। ठीक है, उसको आप जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको आप स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं। आजकल तो भाई हद ई हो गया है, जो छोटा लड़का सब जो लड़की पटाता है ना जीएफ, वो अपन दोस्त से कंपैरिजन करता है, जो कर वाली इतने सुंदर छे, हमर वाली सुंदर नहीं छे, इतने हो गया है भाई। तो हर जगह कंपैरिजन जरूरी होता है और अच्छा भी है भाई, वो कंपेयर करके बढ़िया वाला पटाएगा। चलो देखते हैं हम लोग एरर। एरर क्या है, जैसे मान लीजिए ये स्केल है, इसका दे दिया हमने खरीद के लाया ये, और इसका बोला भाई इसकी लंबाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है, यानी पूरा लंबाई इसका 10 सेंटीमीटर है। हम लोग ने यहाँ आया और इसको जो मेजर किया तो 10 सेंटीमीटर नहीं पूरे के 9 पॉइंट है। देखिए ट्रू वैल्यू जो आपका एकदम ट्रू वैल्यू था वो कितना था, 10 सेंटीमीटर आपका ट्रू वैल्यू, और मान लीजिए आपने मेजर किया तो वो आया 9.9 सेंटीमीटर, यानी मेजर्ड वैल्यू आपका है 9.9। तो दोनों में जो अंतर हो गया ना भाई, एकरे हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। मतलब आपका जो ट्रू वैल्यू यानी वास्तविक वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है यानी मापने के बाद जो वैल्यू आता है, ये दोनों में जो अंतर होगा ना उसको हम क्या कहेंगे, एरर कहेंगे। यानी एरर बराबर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, यानी एरर जो होगा वो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस है, अंतर है, कुछ नहीं। ठीक है, जो आपने वैल्यू मेजर किया मापा और जो इसका ट्रू वैल्यू था उस दोनों का जो अंतर होगा ना सर, वो क्या कहलाएगा, आपका एरर कहलाएगा। तो कंपैरिजन आप भी ठीक से करिएगा, नहीं तो अभी चल रहा है फरवरी का वैलेंटाइन ना, भाग जाएगी। तो चलिए सर ये एरर, अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एरर। तो एरर को भाई 3 भाग में बांट दिए। पहला है आपका ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर, और तीसरा है रैंडम एरर। देखिए ग्रॉस एरर क्या होता है, जो एरर ना ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण होता है ओकरा ग्रॉस एरर कहते हैं। सीधा बात समझिए, जे एरर ह्यूमन मिस्टेक्स मतलब आदमी के गलती के कारण होता है ओकरा क्या कहेंगे, ग्रॉस एरर कहेंगे। ठीक है, आप याद कीजिए। देखिए ग्रॉस एरर कब होगा, भाई काम करो आवे छे लेकिन गलती कर रही है, अब गलती होते ना, अब यहाँ पर हम टिप टाप कर रही है, कान में फोन सटैने छिए, इधर मैडम से बात कर रही है, इधर भाई पढ़ा रही है, तो गलती होते कि नहीं होते। एना करके हम फोन कान में धर ली, एना करके बात हम करबे, पढ़ेंगे अहाँ के तो पढ़बे के आम, तो पढ़ेंगे राम, अहाँ बोलिए 56 हम लिखबे 55, तो भाई ये तो मिस्टेक होले ना। आई मिस्टेक्स के कारण एरर अते कि नहीं अते, स्वाभाविक है, जो मेजर्ड वैल्यू है ट्रू वैल्यू के करीब नहीं होते, तो अंतर होले तो एरर आ जाते ना। तो ऐसा का जो एरर होता है वो ग्रॉस एरर होता है। आप लोग भी बड़ा गलत करते हैं। ठीक है, बाइक पे चढ़ जाते हैं और अपन जीएफ से बात करते जाते हैं, रास्ता में बुढ़िया कोई आया ठोक दिया, हो गया एरर भाई। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसलिए यातायात नियमों का पालन जरूर करिए। तो सर ग्रॉस एरर का वेले यानी ह्यूमन मिस्टेक्स के कारण जो एरर होले, यानी हमार गलती जे के लिए ओई के कारण जो एरर छै वो अपन ग्रॉस एरर कहलाते। ठीक है, दूसर का छै अपना सिस्टमैटिक एरर। देखियो सिस्टमैटिक एरर,
सिस्टमैटिक मतलब कहते एकदम सही ढंग से अरेंज रहते, मतलब एक ऐसा एरर है जो किसी इंस्ट्रूमेंट में हमेशा या तो कांस्टेंट रहेगा, वैसा एरर जो हमेशा या तो कांस्टेंट रहेगा, हमेशा मौजूद रहेगा, या बढ़ेगा या घटेगा भी ना तो किसी निश्चित रूल के अनुसार, एक डिफिनिट रूल के अनुसार चेंज होगा, उसको हम लोग सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वैसा एरर जो या तो कांस्टेंट रहेगा या वो चेंज भी होगा तो अकॉर्डिंग टू एनी डिफिनिट रूल, यानी जो एरर किसी निश्चित रूल के अनुसार या तो चेंज होगा या तो कांस्टेंट होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर तीन टाइप का, देखो भाई, एक होता है ऑब्जर्वेशनल एरर, दूसरा का होता है आपका इन्वायरमेंटल एरर, और तीसरा का जो होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। देखिए पहला ऑब्जर्वेशनल, तो नाम से स्पष्ट है भाई, जे एरर ने ऑब्जर्वर के गलती के कारण होते हैं, ऑब्जर्वर का सॉरी गलती नहीं कहिए, वो तो गलती किया तो वो तो भाई वो तो हो गया ग्रॉस एरर में गलती किया तो अनएक्सपीरियंस या अनस्किल्ड होने के कारण, यानी ऑब्जर्वर के अनस्किल्ड मतलब क्या, दक्ष नहीं है, मतलब काम आता नहीं है, काम करने के लिए भीड़ गया, गाड़ी चलाने नहीं आता है, गाड़ी हाँकने भीड़ जाएंगे तो धक्का तो मारवे करेगा ना भाई, तो वो तो गलती हुआ ना, तो वही तो एरर होगा ना भाई। तो मतलब जे काम नहीं आता है वो काम करने के लिए भीड़ गए, सब काम हम ही करबे, तो भाई गलती होते ना, एरर होते ना, तो ओकरे हम कहै छी ऑब्जर्वेशनल एरर। मतलब समझ गलिए ना, जे काम हमरा आवे नहीं छे वो काम करबे, ओई के कारण जो एरर होते है ओकरा कहबे ऑब्जर्वेशनल एरर। मतलब अनएक्सपीरियंस मतलब उसको अनुभव नहीं है, या अनस्किल्ड काम में दक्ष नहीं है और काम करने के लिए मैंने बैठा दिया, गलती किया, एरर आएगा और वो एरर आपका ऑब्जर्वेशनल एरर कहलाएगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एरर। अच्छा इन्वायरमेंटल तो पर्यावरण ना, तो देखो भाई जो एरर ना इन्वायरमेंटल इफेक्ट यानी पर्यावरणीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होगा। अब एक बात कहिएगा सर इन्वायरमेंट कैसे प्रभावित करेगा, ये तो बड़ा गंदा बात है, ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है सर। है सर है। अब जानते हैं इन्वायरमेंट में क्या क्या होता है। आप देखिए एक बात बताइए, गर्मी के दिन में आप देखिए कोई इंस्ट्रूमेंट लोहा को रख दीजिए धूप में और उसके बाद जाके उसमें सीटे पे देखिए ना, मोटरसाइकिल के सीटे पे आप बैठते हुए आपको लगता होगा कि पीछे से तो जल गया, ठीक है, गयो बेटा, ठीक है। तो वही होता है जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर हो जाएगा, प्रेशर हो गया, मॉइस्चर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, फॉग हो गया, ठीक है, इस सब के कारण से जो एरर होगा वो इन्वायरमेंटल एरर कहलाएगा, ठीक है। किसके कारण? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, प्रेशर, ठीक है, फॉग, ठीक है, इन सब चीज के कारण से रेन हो गया, आइस हो गया, ठीक है, आइस फॉलिंग, जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट है उनके कारण जो एरर आएगा वो इन्वायरमेंटल एरर है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इंस्ट्रूमेंटल एरर, इसका कहने का मतलब क्या है, जो इंस्ट्रूमेंट में गलती के कारण, तो भाई इंस्ट्रूमेंट में गलती क्या होगा, जो इंस्ट्रूमेंट जो बना है मेजर करने के लिए, हो सकता है वो इंस्ट्रूमेंट का डिजाइनिंग गलत हो, मतलब इंस्ट्रूमेंट के इम्परफेक्ट डिजाइनिंग के कारण या उसके गलत रॉन्ग कनेक्शन के कारण हमने जो उसको कनेक्ट किया है मेजर करने के लिए वो कनेक्शन गलत हो सकता है। तो गलत कनेक्शन के कारण, ठीक है, जो एरर आएगा उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे, ठीक है। अब है आपका रैंडम एरर, तो भाई जे एरर का ना काज नहीं पता है, कारण नहीं पता है, ओकरा हम लोग रैंडम एरर कहते हैं, ठीक है। जिस एरर का काज ही नहीं पता उसको क्या कहेंगे हम लोग? रैंडम एरर कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं थोड़ा, तो आप लोग जो भी बच्चे मेरा रेगुलर क्लास करना चाहते हैं वो 20 फरवरी से ज्वाइन ले लेंगे, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट, कर्पूरी द्वार गेट, कैदराबाद, दरभंगा, ठीक है। और जो भी बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर का बुक परचेज करना चाहते हैं, जितेंद्र सर के द्वारा वो बुक लिखा गया है और वो हर एक मार्केट में अवेलेबल है, आप जाके परचेज कर सकते हैं या डायरेक्टली खरीदना है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके बाय एंड लव यू ऑल ऑफ यू।